अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। इससे पहले जुम्मे के दिन आपने हमारा प्रोग्राम देखा था जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर था। अल कौसर यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल के अंदर हम उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था। हमने हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद थे और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम और रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम दोनों के हवाले से हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी और बड़ी क्रिटिकल गुफ्तगू हुई थी। तो आज उसी सेशन का दूसरा पार्ट है। हमारे साथ तलबा और तालबात मौजूद हैं, उनसे सवालात लेंगे और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जवाबात दिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर अल कौसर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलमदीन डायरेक्टर अल असर फाउंडेशन मौलाना फजल सुबान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शिया उलमा कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं, वफाकुल मदारिस शिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया एडवाइज़र भी हैं, अल्लामा शब्बीर हसन मीसमी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से शुक्रिया। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलमदीन और असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया कराची और अपना एक और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से, डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे तलबा और तालबात में से कौन सबसे पहले सवाल पूछना चाह रहा है? I have a question. My name is Ikra and I'm doing Islamic Scholar program. जी इकरा। I have a question that most of the youth inspire those scholars who speaks English. Why? Why is this? ये क्यों है मतलब? ये क्यों है ऐसा? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुद ही आ जाता हूँ। इसलिए कि हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। हमारी तालीम निज़ाम जो है वो वहाँ से आया है और वो ग़ुलामी का निज़ाम है। मैट्रिक का सिस्टम क्या इस्लाम का, पाकिस्तान का, इंटर का सिस्टम। तो वो जब तक आप किसी को अंग्रेज़ी बोल के इम्प्रेस ना करें तब तक वो बच्चा बेचारा समझता है कि इसको कुछ नहीं आता। ये सिर्फ ग़ुलामी की ज़हनियत और कुछ भी। अच्छा, मैं वलीद इसमें कुछ ऐड जी करना चाहूँ। जी। बहुत एक तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उन स्कॉलर से मुतासर क्यों होते हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं या वो मॉडर्न डे मुहावरे में बात करते हैं। उसकी एक बहुत बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि उमूमी तौर पर एक गैप है, जनरेशन गैप है मदारिस और न्यू जनरेशन के दरमियान। ठीक है, मदारिस के असातिज़ा उमूमन जिस मुहावरे में बात कर रहे हैं वो बहुत पुराना है, बहुत मुश्किल उर्दू है, उसमें फ़ारसी और अरबी के बहुत सारे अल्फाज शामिल हैं। जब नौजवान उनको सुनते हैं तो उमूमी तौर पर 50% से ज़ायद गुफ्तगू अगर बहुत मुश्किल की जा रही है तो उन्हें उन उलमा की बात समझ में ही नहीं आती। तो वो कोशिश करते हैं कि फिर उन लोगों को सुने जो अंग्रेज़ी में इस अंदाज से बात कर रहे हैं जो उनके लिए काबिल फ़हम है। दूसरा जो बुनियादी सबब है वो ये है कि नॉर्मली जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं या जिनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो को रिलेट करते हैं उस प्रॉब्लम को जो दीनी मसला है वो उसको मॉडर्न डे सोसाइटी के मसले में शामिल करके को रिलेट करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वही बात जो एक पुराने तरह से की जा रही है, जब उसे अंग्रेज़ी में वो लैंग्वेज जो उनके ज़्यादा सोच और समझ के ज़ाविये के करीब होती है, क्योंकि नॉर्मली जब आप OA लेवल्स या अच्छे स्कूल्स की तालीम देखें तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही तालीम हो रही होती है। तो जब स्टूडेंट्स असातिज़ा से बाहर सीखने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो हमारे एरिया में हमारी कन्वर्सेशन के करीब रहकर कोई बात करेंगे, को रिलेट करेंगे तो ज़्यादा काबिल फ़हम होगा। तो हर दफ़ा मेरा ख़्याल है कुछ जगहों पर मरूबियत का फैक्टर भी होगा, लेकिन हर जगह मरूबियत नहीं है, ज़रूरत भी है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा इस वक्त गालिब है। हमारे साथ मौलाना फजल सुबान साहब भी मौजूद हैं। मौलाना साहब, आप ख़ुद भी अपनी गुफ्तगू में काफ़ी इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, तो ये मदरसे तो नहीं सीखी आपने, आज खुद सेल्फ स्टडी की है या किसी और जगह से सीखी है? मेरे ख्याल में मैंने भी डॉक्टर साहब की तरह घाट घाट का पानी पिया। अच्छा। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से IR में मास्टर किया, फिर BEd किया, MPhil किए। बहरहाल देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे भाई को मेरा वज़ीर बना, नबूवत अता कर और ये मेरे साथ दावत के लिए जाए। वाई हुआ अफ़सहु मिन्नी लिसाना हैज़ अ डेलिकेट टच ऑन स्पीच, कि वो बोलने में फसी और बलीग है। तो
अगर बैरियर को ख़त्म करने के लिए, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जी। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बैरियर ज़बान का होता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु और बाज़ सहाबा को बाकायदा दूसरी ज़बानें इब्रानी और सुरियानी सीखने का हुक्म दिया। अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अतअल्लम सुरियानिया। लेकिन आपने जज करना है कि आप किस कैलिबर के मजमे से मुखातब हैं, वर्ल्डली विजडम को समझना है। अगर आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से महवे गुफ्तगू हैं तो वहाँ आप अरबी की इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ बिल्कुल इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे। और इज़ रिलीजन पॉसिबल के अंदर अल्लामा इकबाल ने भी इस तरह की बात की थी। लेकिन अगर आप उलमा में बैठे हुए तो अरबी में बात करें, अवामुन्नास में बैठे हुए हैं तो आप उनके मुताबिक आम फहम अंदाज में बात करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, रियलाइज द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, यू विल हैव टू थिंक कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और किस मीडियम से अपनी बात इसको डिलीवर करना ज़्यादा आसान है। सबसे बड़ा खतीब वो होता है जो अपने सामने बैठे हुए मजमे के माइंड सेट को समझकर उनको उनकी बोली में अपनी बात समझा सके। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब भी मौजूद हैं। ये बात उमूमी है, हर शख्स ये आजकल फील कर रहा है कि वो डिस्कनेक्टेड फील करता है मजहबी तबके से, मजहबी नुमाइंदों से। तो ये लैंग्वेज का बैरियर क्या आपकी यूनिवर्सिटी दूर करेगी? हमारे यहाँ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो बाइलिंगुअल ही है, लेकिन ये है कि जो बच्चों की इंग्लिश की स्किल्स हैं उनको तेज़ी से इसलिए इन्हांस किया जा रहा है कि जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर उमैर ने, मरूबियत के लिए नहीं लेकिन ज़रूरत के तहत कि इस वक्त अंग्रेज़ी जो ज़ुबान है वो एक दुनिया में जो उलूम की तमाम जदीद उलूम उसी में उसमें मौजूद है। तो मैं यंग जनरेशन से ये गुजारिश करूँगा कि जो मरूबियत की बात थी वो तो जब तक थी जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ हाकिम था। अब अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को एडॉप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो ये किसी मरूबियत के तहत नहीं बल्कि एक ज़रूरत के तहत है। और हमारी तारीख़ इस बात की शाहिद है, जैसे मौलाना साहब ने बताया। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारी खिलाफत बनु अब्बास थी तकरीबन 750 ईस्वी में उसका आगाज़ हुआ, वो उस वक्त अस्करी तौर पे मिलिटरीली इतनी ताकतवर थी कि वो जो रूमी एम्पायर थी, बिजेंटीन एम्पायर, उसको नीस्तो नाबूद कर सकती थी। लेकिन इसके बरक्स मुसलमानों ने जो कुरानी फ़लसफ़ा है कि जियो और जीने दो का उसूल है, उसके तहत उनसे सुलह इस शर्त पे की कि वो हर साल कई हज़ार जो यूनानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिसमें ग्रीक नॉलेज थी वो उनको एज ए जिजिया, एज ए टैक्स देंगे खराज के तौर पे। और फिर एक लॉन्ग टर्म पीस ट्रीटी हुई और मुसलमानों ने वो ग्रीक्स की नॉलेज को लेके पहले ग्रीक से अरबिक में ट्रांसलेट किया पहले 100 साल में, और उसके बाद फिर उसके अंदर ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। तो मैं ये समझता हूँ कि कुरान पाक में भी है कि ये जो ज़ुबानें हैं इनका जो इख्तिलाफ़ है ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। वी हैव टू सेलिब्रेट इट रादर दैन इसको हम एक ज़रिया बनाएं अपने अंदर कोई कॉम्प्लेक्स पैदा करने का। तो इससे हमें बिल्कुल निकलना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ी दुश्मनी भी अब चूँकि हमारे एजेंडा पे नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अब कॉलोनियल दौर से निकल आए। बहुत खूब। जर्मन मुल्क जर्मनी में सब पढ़ाता है, चाइनीज़ में सब चीज़ पढ़ाता है, ईरान फ़ारसी में पढ़ाता है, PhD कराता है। तो हमें भी सोचना, हम भी फिर अपनी ज़बान में कर सकते हैं। मगर एक मसला ये भी है कि हमारी ज़बान में फिर वो कंटेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लोग पढ़ नहीं पाते। नहीं वलीद भाई, बात यह है कि आप चाइना के लेवल पे पहले तरक्की कर लें, जर्मनी की सतह पे तरक्की याफ्ता हो जाएं तो आप ज़रूर उर्दू में। अच्छा, एक परसेप्शन वैसे ये भी है कि हमें ये पता होता है कि ये अंग्रेज़ी नहीं जानता तो इसने इतनी जदीद उलूम सीख कैसे लिए, ये शक हो जाता है हमें फ़ौरन, क्योंकि हमें ये पता है कि उर्दू में मौजूद ही नहीं है वो कंटेंट। जब तक वो तरक्की ना हो तब तक हम अंग्रेजी में। मैं ये कहूँगा कि बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल होने में क्या बुराई है। मुसलमानों की जो तमाम तारीख है फ़ारसी अरबी, जो फ़ारसी ज़ुबान है उससे अरबी से लेकर अपना रिवाइवल किया। एक शेर आप सबकी नज़र करता हूँ, एक शेर आप सबकी नज़र करता हूँ। अकबर इलाह आबादी ने कहा, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़ है हवाओं में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदा आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। इंग्लिश को सीखने में इतना आगे बढ़ गए, कुरान सही पढ़ना नहीं आता और उर्दू ज़बान में लिखने का कहे तो वो उर्दू नहीं लिख सकते। मुफ्ती साहब, जो हमारे यहाँ वलीद देखें, हमारे यहाँ जो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग रहते हैं वो उनकी वो नेटिव स्पीकर्स हैं। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन यूके और अमेरिका या जिन जिन ममालिक में अंग्रेज़ी बोली जाती है, भाई आपको अगर अंग्रेज़ी, अरबी, उर्दू, पर्शियन, टर्किश आती है, आप ऑलमोस्ट
बहुत बड़े मुस्लिम दुनिया के हिस्से से आप पूरी दुनिया से राब्ते में रह सकते हैं। तो इसको डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि अब जिस दौर में हम मौजूद हैं तो अंग्रेज़ी को आप ज़रूर सीखें, बिल्कुल सीखें, लेकिन उस अदब के साथ जो मौलाना फजल सुभान है जिस तरफ। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। खुशामदीद नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं तलबा और तलबात, उनसे सवाल लेंगे। सबसे पहले तलबा की तरफ से कोई सवाल? तो मेरा सवाल है कि अगर आपको इख्तियार दिया जाए तो पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में आप कौन सी 3 बुनियादी काम करेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तलबात में से कोई? मेरा सवाल ये है कि आज हम जिस दौर में ज़िंदा हैं तो हमने देखा कि पीछे ज़मानों में मुसलमान जो हैं वो हुकूमत करते आए हैं। मुसलमानों ने एक फातिहाना अंदाज में दुनिया के ऊपर रूल किया है, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि मुसलमान पसहाली और ज़ुबूहाली का शिकार हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आज भी क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने एक्सट्रीमिज़म के साथ चलें, या ये मुमकिन नहीं है कि हम एक उम्मत बनकर अब आगे दुनिया में चलें, या हम उसी अपने निज़ाम तालीम को लेकर चलें कि जिसके अंदर हम अपने एक्सट्रीमिज़म पर काम कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मैं चाहूँगा सबसे पहले डॉक्टर उमैर। एजुकेशनल सिस्टम को अगर आप पाकिस्तान में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे अहम तब्दीली है निसाब की तब्दीली। आपको सिलेबस कॉम्पैटिबल बनाना पड़ेगा। इस वक्त बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के मेयार के मुताबिक किस इल्म में दुनिया में कितनी तरक्की हो चुकी है, ऐसा तो नहीं कि हमारा सिलेबस आउटडेटेड है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है रिसर्च। मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा को रिसर्च के मैदान में आगे ले जाने की ज़रूरत है, और बिलखुसूस किस इल्म फ़न में किस कदर डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। असातिज़ा को जब इस बुनियाद पर ट्रेन किया जाएगा तो वो बेहतर अंदाज से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। और तीसरी बुनियादी तब्दीली, अगर पाकिस्तान के वसाइल इजाज़त दें तो पाकिस्तान में कम से कम जो बेसिक एजुकेशन है अप टू ग्रेड 12 वो फ्री होनी चाहिए, और बाकी जो आगे तालीम के मौक़े हैं उसमें स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, ना ये कि तालीम को इतना महंगा कर दिया जाए कि वो बच्चों के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाए। मेरा ख़्याल है कि ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं, और बाकी चीज़ों का ताल्लुक़ वो क्योंकि मुख्तलिफ़ उलूम को मुख्तलिफ़ देखने की आउटलुक के साथ है। एपिस्टीम को बदलने की ज़रूरत है। जब आप उनकी लिमिटेशंस और थ्योरी ऑफ नॉलेज के नुक्ता नज़र से एपिस्टेमोलॉजी को जब आप तवज्जो के साथ देखते हैं तो ज़ाहिर वो एक एकेडमिक नौइयत की चेंजिंग्स हैं, लेकिन ये 3 बुनियादी तब्दीलियाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि ये होनी चाहिए। और उनका जो सवाल था कि वो जो मुसलमान जो फ़िरका वाराना जो बुनियादों के ऊपर बटे हुए हैं और महकूम हुए हैं, आप देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया 2 बड़े हिस्सों में तकसीम है। एक कहलाते हैं अल्ट्रा मॉडर्निस्ट या सेकुलरिस्ट या अल्ट्रा सेकुलरिस्ट, दूसरी तरफ रिलीजियस कंजर्वेटिज़म है और एक्सट्रीमिज़म है। इस्लाम ने दोनों की ही मज़म्मत की है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में एतदाल जो उसवा हसना है वो हमारे लिए रोल मॉडल एतदाल के साथ है। तो हमें यानी अपने आप को बचाना है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और कंजर्वेटिज़म से भी, और हमें अपने आप को बचाना है मॉडर्निज़म, सेकुलरिज़म और अल्ट्रा मॉडर्निज़म से भी। हमें डायनेमिक ऑर्थोडॉक्सी को फॉलो करना है। डायनेमिक ऑर्थोडॉक्सी का मतलब ये होता है कि हमें अपने अकायद में, अपने एटर्नल प्रिंसिपल्स में जो इनफॉलेबल हैं, अनचेंजेबल हैं, हमें अपने बुनियादी उसूलों में ऑर्थोडॉक्स होना है। और इस बदलती हुई दुनिया के अंदर जिसमें ज़मान व मकान का तग़य्युर और तबद्दुल आपको ये बता रहा है कि इस्लाम ने कायनात का ये प्रिंसिपल जो माजी में समझा जाता था कि ये कायनात स्टैटिक है, इस्लाम ने इसको रिजेक्ट किया है। और डॉक्टर साहब की बात की तरफ मैं थोड़ा सा आगे का इशारा करूँगा कि कुरानिक फ़िलासफ़ी एंटी क्लासिकल है, वो यूनान से मुतासर नहीं है, क्योंकि जब आप एम्पेरिकल और रैशनलाइजेशन के हवाले से बात करेंगे वो पूरी एक डिबेट है। तो बुनियादी तौर पर हमें क्या करना है, हमें ऑर्थोडॉक्स रहना है, लेकिन हमें इन बुनियादी एटर्नल प्रिंसिपल्स को किस तरह अपनी नई ज़िंदगी के अंदर नाफिज करना है, इसके लिए हमें डायनामिक होना पड़ेगा। तो एस्यूइंग फ्रॉम रिलीजियस कंजर्वेटिज़म
and ultra modernism, we have to follow dynamic orthodoxy. और डायनेमिक ऑर्थोडॉक्सी की तरफ जब आप जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमारे हल हो सकते हैं। याद रखें कि ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये मुख्तलिफ साइंसेस, इनका ताल्लुक मजहबी फ़िरक़ों के साथ नहीं होता। जैसे कोई आप यूँ समझें कि इंग्लिश मैथमेटिक्स नहीं होती, फ्रेंच जो है वो साइकोलॉजी नहीं होती, तो इसी तरह इस्लाम के भी मुख्तलिफ वर्जन्स नहीं हैं। तो इस्लाम वही है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया है, उसको एज़ इट इज़ तस्लीम करने की ज़रूरत है। अल्लामा शबीर हसन मीठवी साहब, आपने सवालात सुने? जी, मैंने सवालात सुने हैं। पहले सवाल का जवाब ये है कि बुनियादी तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। जी, ये जो बच्चा सिंध का रहने वाला है और उसको अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं, बुनियादी तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। दूसरा कि तालीम को इंडस्ट्री से निकाल के तालीम की स्पिरिट में डालना चाहिए। आज एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्री बनी हुई है और यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेज कमाने के लिए हैं। आज जो ज़्यादा फ़ीस दे सकते हैं वो बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो बेचारे हैं वो बेचारे बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंस आ रहा है। और तीसरा एक है, जो भी सिलेबस बनाए वो तो बिल्कुल जो उन्होंने कहा सही कहा है, तीनों चीज़ें कबूल हैं, लेकिन मैं क्यों तीन चीज़ों पर इक्तफ़ा करूँ? हमें अपने सिलेबस को, जिसको हम कहते हैं कि आज के ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए, उसमें जहाँ दीनी फ़िक्र को इनकलकेट करना है वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को साथ साथ डालना है। इससे कि दीन के अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो अहल ज़िक्र से जानो, ताकि तुम्हारा सिस्टम मज़ीद आगे बढ़ता रहे। जहाँ तक ये बात है तो मैं तो उनका जवाब अपनी जगह पर, मैं समझता हूँ कि 7 अक्टूबर के बाद मसालिक वगैरह सब अपनी तरफ हो गए। एक वो जो हैं मज़लूमीन की हिमायत के लिए खड़े हो रहे हैं, और एक वो जो है सिर्फ सुन रहे हैं और हत्ता कुरान के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मसालिक की बहस ख़त्म हो गई। या आप मज़लूमीन के साथ खड़े होने वाले मुसलमान हैं या आप खामोश बैठने वाले मुसलमान हैं। मेरा जवाब कामिल है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मौलाना फजल समद साहब, देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि सबसे पहले जो असातिज़ा का तकर्रुर होता है ना, जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो मुनसिफ़ाना और शफ़ाफ़ हो। जब सियासी बुनियादों पर, सिफारिशी बुनियादों पर जब आप नाकाबिल और नाअहल लोगों को जब आप उस्ताद के मनसब पर बिठाएंगे, तो हदीस पाक तो वाज़ेह है, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, जब जिम्मेदारी नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ये जो अमानत उसके अहल तक पहुँचाने का हुक्म है, ये सिर्फ पैसे में नहीं है, बल्कि ओहदे और मनसब और डेजिग्नेशन के एतबार से भी है। दूसरी बात, माखज़ तालीम, बुनियाद हमारी कुरान, हदीस और फिर उसके बाद सहाबा इकराम के आसार हो। तीसरी बात, ये चीज़ें कब आएगी? जब आपका माइंड सेट तब्दील होगा। 1954 तक यानी 1954 तक एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि अगर कोई आदमी 4 मिनट से कम में 1.6 किलोमीटर दौड़ेगा तो उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, लंग्स पर ज़ोर पड़ेगा और वो मर जाएगा। तो इतने 100 साल तक कोई नहीं भागा। एक नेवरो स्टूडेंट उठा और उसने 3 मिनट 59 सेकंड में 1.6 किलोमीटर का फासला तय किया, वो मरा नहीं। 40 दिन के बाद वो रिकॉर्ड टूटा और टिल नाउ 25,000 से ज़ायद लोग 1.6 किलोमीटर 4 मिनट से कम में दौड़ चुके हैं। तो हमें जो माइंडसेट दिया जाता है, हम उसके ग़ुलाम और लकीर के फ़कीर न बने, कुरान और हदीस से रहनुमाई लें। दूसरा, इन उस्तादों को वर्कशॉप और ट्रेनिंग दी जाए कि आपने उनको नफ्सियाती तौर पे कैसे समझना है और आपने कैसे अपनी तालीम उनको मुंतकिल करनी है। फिर उसमें जैसे मिसाल के तौर पे लर्निंग टूल्स है, उसको तब्दील किया जाए। और अब सारी चीज़ें जो है ना वो तब्दील हो रही है, तो उस मीडियम के एतबार से हम काम करें। दूसरा सवाल ये जो था कि फ़िरका वारियत का, तो देखिए मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक।
कुछ बड़ी बातें होते जो मुसलमान भी एक फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? कुरान करीम को अगर वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, एंकर ऑफ दी शिप जैसे बहरी जहाज का लंगर होता है, ऐसे पकड़ ले। और कुरान करीम के ज़रिए से अगर हम दुनिया में इनकलाब लाएंगे तो वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर तुम ज़लील व ख्वार हुए तारिके कुरान हो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद अतर महबूब साहब से भी बात करेंगे इस हवाले से। खुशामदीद नाजरीन, हमारा प्रोग्राम चल रहा है रिलीजियस एजुकेशन के हवाले से। हमारे साथ तलबात मौजूद हैं। सवाल कोई करना चाह रहा है आप में से? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम स्टेप ले लेते हैं, जैसे इस यूनिवर्सिटी ने स्टेप लिया और अपने इस्लामिक स्टडीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया, तो अगर हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे जो एक माइंडसेट है वो ग़ुलामी ज़हनियत हमारी जो है वो कहना चाहिए, अगर हम यहाँ पे अगर उसको अप्लाई भी कर लेते हैं इस्लामिक स्टडीज़ को, लेकिन हमारी जो वो ज़हनियत है इस ग़ुलामी की वो उस पर नहीं आ पाती। हम उसको किस तरह से ओवरकम करें कि अगर हम चाहें कि अपनी उसको बदलना है, लेकिन वो ग़ुलामी ज़हनियत जो है ना हमारी, वो हमें कुछ करने नहीं देती। वो हम उसको या तो हम उसको उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा पाते जो हमारे सामने है भी, या तो फिर हम उसको जो है वो अपने सामने से उसको जाने देते हैं उस मौके को। बहुत शुक्रिया। जी, आप में से कोई? ठीक है, हमारे उसमें ह्यूमैनिटीज़ का वो पार्ट नहीं रहा, अब ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट नहीं रहा। ठीक है, बहुत ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स। यानी मैं सबसे पहले डॉक्टर अतर महबूब साहब से आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आपने दोनों सवाल पूछे, एक तो उनका महकूमी के हवाले से जो जहन पर सवार है, ज़ाहिर है एक इतनी बड़ी, अभी आप खुद इसराइल जो जारियत वहाँ पे कर रहा है, उसने 45,000 फ़लस्तीनियों को दिन दहाड़े लाइव ऑन कैमरा जेनोसाइड कमिट कर रहा है, और मुसलमान पूरी नेशंस जो हैं वो पैरालिसिस का शिकार हैं, कर ही नहीं सकते उसके खिलाफ कुछ। एक तो ये है कि करना नहीं चाहते, दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री में जो तारीख में इससे पहले भी उन्होंने किया है तो मिजरेबली फेल हुए हैं उसके खिलाफ। तो उसकी एक वजह ये भी है कि वो तालीम में इतने पीछे हैं, इनोवेशन में इतने पीछे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इतने पीछे हैं, उससे लड़ ही नहीं सकते। यानी ये बहरहाल वो लड़ने वाले तो अब माशाल्लाह से हमास आप देख रहे हैं, और हिजबुल्लाह और वहाँ पे जो पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लड़ी रही है। बट ये एक है कि एक होता है ना कि इंसान खुद अपने अंदर देखे तो उसे किसी चीज़ के ऊपर फ़ख्र भी तो महसूस होना चाहिए ना। अगर कोई भी उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है तो वो किस चीज़ के ऊपर फ़ख्र महसूस करेगा? महसूम ही होगा वो। आपसे पहले मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ माज़रत के साथ। जी, 1 साल के इसराइल के नाक में दम किया हुआ है हिजबुल्लाह ने, अंसारुल्लाह ने, हश्द शाबीर। जी, मैंने उसका नाम लिया। वो तो आपने ऐसे ही गुजार दिया, इसराइल को इतना बड़ा बता दिया। इसराइल के नाक में दम किया हुआ है मुसलमानों ने। बाकी नेशंस कहाँ हैं? देखिए, हम कहते हैं मुसलमानों ने किया है कि नहीं किया, उसका नाम तो ले लिया, मगर अक्सरियत 95% मुसलमान नहीं कर रहे। शुरू होती, हम कहते हैं मुसलमानों ने किया, आप कहते हैं बाकी मुसलमान कहाँ हैं। प्लीज़, जब मुसलमानों की एक मिनॉरिटी ने इसराइल ने नाक में दम किया हुआ है। डोंट से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, हम सब ने किया हुआ है। और वो जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझ, बुरा मत मानिए, नहीं, मैं बुरा मानने की बात नहीं है लामा साहब, इसमें बहुत जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझता था, आज उसकी नाक में दम है। 4 लाख से ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं, उस पर ऐसे हमले हुए कि उसके इकोनॉमी बैठ रही है। बाकी बात आप कह दीजिए। बहुत शुक्रिया। जी, मैं इस हवाले से कहूँगा, जो स्टूडेंट का सवाल था कि इकबाल का एक शेर है, वो मेरा एक आइडियल है कि शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं। बहुत खूब शेर। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा अपने नौजवान नस्ल से कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो यूनिवर्सिटी वो इदारा होता है जहाँ जो आपकी खुदी है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसकी डेवलपमेंट होती है, और वो एक फौलाद बनती है। हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह रम, हो रज़्म हक़ बातिल तो फौलाद है मोमिन। तो ये जो डेवलपमेंट है, जो पिछला भी एक सवाल था कि यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि ये बिज़नेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि इस दौर के तकाज़े बहुत बदल चुके हैं। आज से सिर्फ 200 साल पहले तक इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का दुनिया में वजूद नहीं था, और तालीम, और ख़ास तौर पे जो आला तालीम है और तहक़ीक़, ये माशरे में सिर्फ जो शहज़ादे या शाही ख़ानदान के बहुत फ़ारिक़ुल बाल लोग थे, ये उनके लिए मुख्तस थी। ये दौर जो है इंसानियत का एक बहुत मुख्तलिफ दौर है, ये डेमोक्रेटाइजेशन का दौर है। दुनिया में इस जदीद दौर के जो तकाज़े हैं, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में चेंजेस आए हैं, जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं,
और ये सदा नहीं रहेंगे, कभी दूसरे हालात भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं इसमें हमें वसी पैमाने पे अपनी अफरादी क़ुव्वत को, क्योंकि एग्रेरियन रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर इंफॉर्मेशन नॉलेज का रेवोल्यूशन आया, और इसमें अब नेक्स्ट 2.0 रेवोल्यूशन आ गया है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और IoT का दौर है। तो इस दौर के जो तकाज़े हैं इसमें हमें मास स्केल पे एजुकेशन देनी है, तो इंस्टीट्यूशंस हमें बनाने होंगे। और अब हम ये तफरीक नहीं कर सकते मदारिस की और यूनिवर्सिटीज़ की, बल्कि दोनों को मेन स्ट्रीम होना पड़ेगा, ताली दोनों हाथ से बजेगी, दोनों को एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। और उस आला मकसद के लिए जो कौसर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खैर कसीर अता की, जो ज़्यादातर मुफस्सिरीन का ख्याल है, काफ़ी सारे मुफस्सिरीन का, ये कुरान पाक और ये इल्म और नूर और हिदायत का नूर है। तो इसको इंसानियत तक पहुँचाने के लिए ये मुस्लिम उम्मत जो है ये एक व्हीकल है। तो इसके अफराद को अगर हम डेवलप करेंगे कि ये इंसानियत तक ये पैगाम लेके जाएं, अपनी खुदी को डेवलप करें, और इंसानों को वो जो नुक्ता है कि दुनिया और आखिरत, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें दुनिया और आखिरत का जो कॉन्सेप्ट है मिला के लेके चलना है, कि आखिरत की कामयाबी दुनिया में जो अमल, नेक अमल है, उसको करके ही मिल सकती है। बहुत खूब डॉक्टर महमूद। देखिए, अगर आप इस मरूबियत से बाहर आना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर एतमाद और यकीन और भरोसा कायम करना पड़ेगा, और अपने ऊपर एतमाद और अपने ऊपर यकीन आपको अपनी तारीख़ के मुताले से आपको हासिल हो। जब आप अपनी हिस्ट्री में झांकते हैं ना, कि आप तारीख़ का कोई ऐसा वर्क़ नहीं है जो कहीं से फटा हुआ, कटा हुआ, या किसी ने इस वर्क़ पर चंद सतूर की सूरत में लिख दिया, बल्कि हमारी 1400 साल तारीख़ है, जिसमें आप खिलाफत राशिदा के अहद से लेकर अभी अंदलूसिया की बात की गई, एक तरफ मुसलमानों की हुकूमत शुमाली अफ्रीक़ा से लेकर अफ़गानिस्तान और मौजूदा ईरान तक और हिंदुस्तान तक, और पूरा जज़ीरा अरब यानी पूरा मुसलमानों के ज़ेर नगीं रहा। तो बहुत काबिल तवज्जो बात यह है कि जब आप अपनी हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि हम बहुत कुछ माजी में कर चुके हैं, और जो नज़रिया हम पेश कर रहे हैं वो सिर्फ थियरी नहीं है, हमारे पास 1400 साल का तजर्बा है उसका। ठीक है, तो अगर मरूबियत से बाहर आना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि मसलन आप साइकोलॉजी में भी बहस कर रही हैं, तो इल्म नफ्सियात या इल्म नफ्स, इसका इस्लाम और इस्लामी उलूम में कितना कंट्रीब्यूशन है, आप कभी इस डायरेक्शन में अपने आप को डालकर देखें तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि इस्लाम ने जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस इल्म के लिए किया है, वो कंट्रीब्यूशन आपको किसी और मुल्क की तरफ से या किसी और फ़न की तरफ से नज़र नहीं आएगा। तो अपनी हिस्ट्री को पढ़ें। आप जामिया ज़ैतूना तुनिसिया की आप जाकर देखें, इमाम इब्न खलदून, इब्न आशूर जैसी शख्सियात वहाँ ज़ेर तालीम रहीं, और ये वो लोग हैं जो मॉडर्न सोशियोलॉजी के बानी समझे जाते हैं। तो आप, मेरा ख़्याल है कि अगर हिस्ट्री ऑफ नॉलेज में डॉक्टर फ़ुआद सीज़गैन तुर्की के स्कॉलर गुजरे हैं, पहले ओरिएंटलिस्ट थे, मुसलमान हुए, उन्होंने तारीख़ तुराथ अल अरबी के नाम से कोई 12 से 13 जिल्दों में इस्लामी उलूम की जो हिस्ट्री है उसकी पूरी हिस्ट्रोसिटी को उन्होंने डायरेक्टरी की सूरत में कंपाइल किया है। उससे पहले उनके एक और उस्ताद थे ब्रोकलमान, उस पर काम करते रहे, बाद में इन्होंने काम किया। तो इस मरूबियत से हम बाहर आएंगे कि भाई हम माजी में बहुत कुछ कर चुके हैं, हमारा काम ये है कि अपने विरसे का इल्म हासिल करें, मॉडर्न डे वर्ल्ड में क्या तरक्की हो रही है उस पर गौर व फिक्र करें, और उनका सेहतमंद तनकीद के साथ, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म के साथ जायज़ा लें, अपनी तारीख़ का आप तज्ज़िया करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर इस एतमाद और यकीन को पैदा कर लें। साथ में करने की ज़रूरत यह है कि कुरान और सुन्नत की डीप स्टडी की ज़रूरत है, ताकि उसकी बुनियाद पर फिर आगे आप अपनी बुनियादों पर कायम रहकर कोई तब्दीली ला। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, खुद एतमादी पैदा करने के लिए आपको खुदी के फ़लसफ़े को समझना होगा, और एक है खुदा शनासी, उसके लिए ज़रूरी है ख़ुद शनासी। कुरान कहता है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और फिर फरमाए सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़। काफिर की ये पहचान के आफ़ाक़ में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें है आफ़ाक़। खुदी के साज में है उम्र जावेदा का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चराग। जब मुसलमान का ताल्लुक़ कुरान और हदीस से कायम होता है, और अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकानात आह व फ़ग़ा और भी है, इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा,
तेरे ज़मान व मकां और भी है। तो मुसलमान तो पूरी कायनात के अंदर इनकलाब और तब्दीली के लिए आया है, उसको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसको कभी भी जो है वो विजडम ऑफ इन्फीरियर का शिकार नहीं होना चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह वो पूरी कायनात को मुसख्खर करने के लिए निकलेगा, तो उसके एतमाद में इजाफा होगा। बहुत खूब, हमारे पास उलमाए कराम का सबकी तरफ से जवाब आ चुका है। नाज़रीन, हमारे साथ उलमाए कराम भी मौजूद थे, तलबा व तलबात भी मौजूद थे। Q&A का सेशन आपने, और इससे पहले जो मुफस्सल एक सेशन था जिसमें हमने उलमाए कराम से मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई थी, सब आपने समाअत फरमाई। और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जिस तरीके से उलमाए कराम ने निशानदेही करवाई है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इंडस्ट्री बन चुकी है और इसे इंडस्ट्री और बिज़नेस की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। बच्चों को ख़ासतौर पर स्कूल्स के अंदर एक कॉमोडिटी की हैसियत से देखा जाता है जिससे वो पैसे कमाए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। एजुकेशन जो बेसिक नेसेसिटी है, 44% पाकिस्तान के बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। इट इज़ आफ्टर नाइजीरिया, यानी नाइजीरिया के बाद सबसे बड़ी सेकंड कंट्री है जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जिसके 44%। तो पूरी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। बेसिक एजुकेशन को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्सिटी के निज़ाम में भी और रिलीजियस जो मदरसे हैं उसमें भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जैसे कि उलमाए कराम ने निशानदेही करवाई है। फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वलीद शेख को दीजिए इजाज़त।